भगवान सबको देता है, अल्लाह ताला की ये रहमत है, सब उसको देते हैं। और समाज में अगर अल्लाह ताला को मानने वाले कम हो जाएं या भगवान की दुर्दशा हो जाए, एक तरह से कहें, या उसके बारे में लोग बात करने लगे कि उसकी दशा कैसे सुधरे, या यूं कहें कि धर्म की दशा कैसे सुधरे, तो चीजें बहुत गहरे में खराब। तो जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है और जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो लोगों को खिला रहा है, जो लोगों को पाल रहा है, उसकी हालत के बारे में हमको चिंता करनी पड़ेगी। प्रकृति जो सबको दे रही है उसके बारे में चिंता करनी पड़ेगी। जो अपना बैलेंस खुद कर पाती, आज हम इम्बैलेंस कर दें। तो कहीं भूकंप आते हैं, कहीं ज्वालामुखी पड़ता है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ता है। और शहरों में मानसिक तनाव, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम, ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जब आप प्रकृति को छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, धर्म से विमुख होते हैं। आप किसान जो अन्नदाता है, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जो प्रधान है, जो मुख्य है, जो सबसे उत्तम था, उसके बारे में अगर ऐसे प्रश्न उठते हैं तो मामला ज़्यादा गंभीर है। एक छोटी सी चीज़ों से इनको दूर नहीं किया जा सकता। इनको एक टोटलिटी में पर्सपेक्टिव एंड एटीट्यूडनल चेंज की जरूरत महसूस होती है। जैसे कि अगर हम कहें आपसे कि एक सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम बनाओ, जो चंद्रमा पे कॉलोनी अगर बसाएं तो चले, तो आप कहोगे कि एक बना लो, दो बना लो। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम भी हैं, उसमें आप चलोगे तो बहुत सारे व्यापार के मॉडल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, और देखोगे कि एक दो घंटे खेलते खेलते आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का समाप्ति की ओर या नो वे आउट की दिशा में समाप्ता या विध्वंस की तरफ वो ले जाएगा। जितने भी मॉडल उस कंप्यूटर गेम में हैं, अभी तक कोई भी सेल्फ सस्टेनेबल के लेवल तक नहीं पहुंचा। ये होता है कि खेलने वाला थक जाता है या वो अपनी कमी सोच के उसको रुक जाता है, कंप्यूटर पे कमी नहीं देखता, क्योंकि जो बनाए हैं गेम उनको ही नहीं पता है कि ये कैसे हो सकता है। अल्टीमेटली तो उस दिमाग पे जाता है जिसने वो गेम बनाया, तो उस दिमाग को भी नहीं पता है कि ये कैसे होगा। तो कोई भी सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल अगर आप बनाएंगे तो विचार करना पड़ेगा। जैसे हम आपको सीधे सीधे कहें कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आप बहस कम होता है। लेकिन अगर हम कहें कि आप करके देखो कि एक ऐसा देश जहाँ पे कोई जमीन खेती की नहीं है, वो अगर अपने संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपने बच्चों को आगे एक नई जनरेशन तक ले जाएगा तो कैसे ले जाएगा। तो आप अरब को देखोगे तो वो कहेंगे कि हम ट्रेड करेंगे, जो पूर्व में करते थे, पूरब से सामान लेते थे और पश्चिम को बेचते। तो तुम देखोगे कि ट्रेड क्या करते थे, तो बेसिकली वो जमीन से प्रोड्यूस संपदा, काली मिर्च, मसाले, अनाज, ये सब एक देश से ले जाके और दूसरे देश से क्या लाते थे, गोल्ड, ये सब चीज़ें। तो ये खनिज संपदा जो थी वो भारत आती थी और यहाँ और श्रीलंका वगैरह से जमीन से प्रोड्यूस हुई चीज़ें जाती थी। जो दूसरे मुल्कों से आती थी वो भी बहुत नगण्य थी, हालांकि उनकी मूल्य ज़्यादा। और वहाँ के लोग क्या करते थे खाने के लिए, तो अरब के लोग खाने के लिए कुछ यहाँ से सामान और कुछ वही जंगली डेट्स या जो भी जानवर उपलब्ध हैं उनका शिकार। और पश्चिम के देश कमोबेश क्या करते थे, कुछ जंगलीपन में और कुछ शिकार और कुछ खोद खाद के निकाल। कुछ सुदूर के उदाहरण मिलते हैं जहाँ खेती भी थी, वो सेल्फ सस्टेन थी। तब एक मॉडल व्यापार का जो अरब के पास था,
लेकिन कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो 100 साल बिना खेती की जमीन के या खेती से उपजे हुए प्रोड्यूस से चल पाए। कितना भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, कितना भी चीजें जमीन से नीचे या आसमान के ऊपर चल रही, लेकिन अंततोगत्वा वो जमीन पे रुकती है। आज अगर पूरी दुनिया की औद्योगिक क्रांति को, सैटेलाइट क्रांति को, या आईटी को, या इंटरनेट को देखोगे तो या तो जो उपज आ रही है वो जमीन के नीचे से आ रही है, जिस पे लोग धनी हैं, चाहे वह कोयला हो, पेट्रोल हो, या आयरन ओर हो, या दूसरे अयस्क हो, या ऊपरी सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन हो, टेलीफोन हो, जीपीआरएस हो, हवाई जहाज हो लड़ने के, मिसाइल्स हों, ये तमाम चीज़ें जमीन पे कितनी चीज़ें चल रही हैं जिससे 1 से 10 गुना हो, जिससे प्रॉस्पेरिटी बढ़े। तो जीरो है। जो ज़मीन की चीज़ें हैं वो खेती थी जो 1 से 10 पैदा करती थी। आज तो जो ज़मीन के अंदर से पुरानी संपदा लोगों ने इस्तेमाल नहीं की थी और आज तक बचा के रखी थी, वही पे चल रही है। तब क्वेश्चन उठता है कि ये प्राकृतिक संपदा जो जमीन के अंदर थी ये कितने साल चलेगी, या जो विध्वंसक यंत्र तंत्र बना रहे हैं ये कब एक दूसरे का विनाश करेंगे, या खत्म हो जाने पे कौन किसको लूटेगा, कौन मेक इन इंडिया करेगा, कौन ब्रेक इन इंडिया करेगा, कौन ये अपने मुल्क में अपने लेबर से सस्ता सामान बेचना के दुनिया भर को बेचेगा, अपने लोगों का खून चूसेगा और दुनिया को देगा, कौन अपने लोगों का पेट मोटा करेगा और दूसरे का पेट काटेगा। इस पे चीजें चलेंगी। तब ऐसे में प्रकृति का हाल बेहाल होना स्वाभाविक है और उसका जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो किसानों की दुर्दशा तो स्वाभाविक है। किसानों के सामान का व्यापार करने वालों की चांदी हो सकती है, लेकिन वह किसानों का खून चूस के ही होगी, चाहे वह फॉरवर्ड ट्रेडिंग हो, चाहे उनको इंटरेस्ट पे पैसा देके उनसे जबरदस्ती वसूलना। आप पूरे इंग्लैंड का जो शासनकाल था भारत में, उसके समय को देखें। उसके पहले मुगलों का शासन था और उसके पहले और शासन। तब इंग्लैंड के शासन के पहले आप देखोगे कि किसान एक मुख्य आयकर दाता थे मुगलों के शासन में भी, और आज हम उनको इनकम टैक्स फ्री कर रहे हैं और बैसाखियां भी दे रहे हैं, रिबेट भी दे रहे हैं, कंसेशन, तब भी किसानों की हालत खराब है। तो इसके कुछ ना कुछ तो मूल कारण रहे हों, उन मूल कारणों पर चर्चा करनी होगी। और ऐसा सिर्फ भारत में है यह नहीं है, ऐसा सारी दुनिया में है। कहीं कमोबेश ऐसी हालत है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी बैंक अकाउंट में जमा होती है जो दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए पर्याप्त होती है, लेकिन अपने यहाँ चीज़ें वो ठीक से कर लेते हैं मैनेज, तब उनकी आवाज़ नहीं उठती है और लगता है कि वहाँ किसान ठीक है। लेकिन पूरी दुनिया में जमीन से जुड़े हुए लोगों की हालत जर्जर हुई है। जहाँ पे ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे उस चीज़ों से, वहाँ ज़्यादा खराब। तो भारत जैसे मुल्क, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, यहाँ जहाँ ज़्यादा लोग ज़मीन से जुड़े हुए थे, यहाँ हालत ज़्यादा खराब हुई है क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज में लोग थे। जहाँ कम लोग जुड़े हुए थे, शिकार खा के जिंदा थे या जंगली थे या अपनी सभ्यता के बचपने पे थे, उनको इतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि एक नई फाइंड चीज़ों में वो उलझे हैं और दुनिया उस तरफ बढ़ रही, इसलिए वहाँ पे चीज़ें खराब हैं। लेकिन जो हालत पूर्व के देशों में है वह पूरी दुनिया को अपनी ग्रिप में तो लेगा ही, अगर जल्दी कदम नहीं उठाए गए तो। तब आता है कि क्या क्या कदम गलत हुए। क्या ऐसा तो नहीं कि हमने पूरी की पूरी इकोनॉमी मैनेज करने की एटीट्यूड में ही परिवर्तन कर दिया और उसको मीडिया या अच्छे तथाकथित अच्छे स्कूलों से पढ़े, कॉलेजों से पढ़े हुए अर्थशास्त्रियों के बड़े ज्ञान के भाषण तले, बड़ी डिग्रियों के तले उन आवाज़ को दबा दिया जो सही थी।
और कुछ लोगों ने आवाज उठाई भी तो कुछ रिबेट, कुछ कंसेशन, कुछ फ्रीवीज के माध्यम से दबा दिया। नहीं तो क्यों कर ऐसा होता कि लोग कहते कि आलू की कीमत बढ़ गई और महंगाई बढ़ गई, चिल्लाने लगे, और वही अर्थशास्त्री वेफर्स को, जो चिप्स होती, उसके 25 गुने दामों पे बिकने के बारे में कुछ भी ना बोले। तो कहीं ना कहीं अर्थशास्त्रियों में भारी मानसिक या व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, जो एक छोटी चीज को महंगाई की तुलना करते हैं और एक बड़ी चीज जो हो रही है, उससे प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी बढ़ी हुई महंगाई में ध्यान भी नहीं देते। तो एक समस्या मतलब ज्यादा गंभीर है। हल आसान हो सकते हैं, लेकिन हमारा दृष्टि क्या है, या दृष्टिगत परिवर्तन करने की हमारी सामर्थ्य है या नहीं। अगर किसानों की आत्महत्या हो रही है, एक आध दो हो तो अलग है, लेकिन अगर ज्यादा है तो उस बारे में सोचना है या हमको औद्योगिक विकास के बारे में सोचना है। हमारे घर में लोग मर रहे हैं और हम कह रहे हैं विकास करेंगे। अरे पहले विनाश से बचें तब ना विकास करने की बात करना चाहिए। तो चीजों पे एक गंभीर चर्चा की जरूरत है, और एक एक करके पूरा जो प्रश्न आपने पूछा है एक बार में अगर हम उत्तर दें तो ये सारी चीजों को कवर करता है। लेकिन हम आग्रह करेंगे कि एक एक चीज पूछें और उसका हम उत्तर दें तो बेहतर होगा। सारी चीज एक बार में शायद आपके लिए बोझल हो जाए या फिर बाकी चीज़ों की जरूरत है। तो पॉइंटेड चीज़ें पूछें, पॉइंटेड रिप्लाई मिलेंगे, उसका कंसोलिडेशन करें। तो जो लोग सुनेंगे और जो लोग इस पर फर्दर रिसर्च या बाकी चीज़ें करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, उनके लिए भी सहूलियत हो।